दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्या समय में यात्रा करना पॉसिबल है, क्या रियलिटी में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, क्या हम इंसान टाइम मशीन कभी बना पाएंगे, और अगर टाइम मशीन बना पाएंगे तो वो टाइम मशीन कैसे वर्क करेगी, क्या उससे हम अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में ट्रेवल कर पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इंसान कभी टाइम मशीन बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि टाइम किस प्रकार से वर्क करता है, एरो ऑफ टाइम क्या होता है, कॉजेलिटी किसे कहा जाता है, और मिन्कोव्स्की स्पेस कर्व क्या होता है। और हाँ, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आप इन सब टॉपिक्स के बारे में पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए। तो टाइम मशीन हम कैसे बना सकते हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे, और दूसरा पार्ट कि हम पास्ट में कैसे ट्रेवल करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि टाइम मशीन का फिजिकल ओवरव्यू कैसा होगा, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होगा। हम इस वीडियो में अभी के लिए केवल उन प्रिंसिपल्स को कंसीडर करेंगे जिन पर हमारी टाइम मशीन वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाना फिजिक्स में अलाउड है, मतलब हमारे फिजिक्स के नियम हमको फ्यूचर में ट्रेवल करने वाली टाइम मशीन को बनाने के लिए अलाउ करते हैं। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं फ्यूचर की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि एरो ऑफ टाइम हमारे यूनिवर्स में फ्यूचर की तरफ बढ़ता रहता है। इसको अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी है तो आप इसको समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम टाइम डायलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर किसी तरह हम अपने समय की रफ्तार को स्लो कर लें तो प्रैक्टिकली हम फ्यूचर की तरफ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इनफैक्ट थ्योरेटिकली समय को रोकना भी अलाउड है। इसको हम ट्विन पैराडॉक्स से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं और दोनों ही 20 साल के हैं। एक भाई पढ़ने में थोड़ा होशियार है और काफ़ी पढ़ने के बाद वो एस्ट्रोनॉट बन जाता है, और दूसरा भाई यहाँ पृथ्वी पर रहकर अपना बिजनेस शुरू करता है। 20 साल की उम्र में जो भाई एस्ट्रोनॉट बन गया था वो स्पेस में यात्रा करने जाता है। उसके स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के 60% है। अब देखिए, दूसरा भाई जो कि पृथ्वी पर है वो 50 सालों तक इंतजार करता है अपने पहले भाई के आने का। लेकिन जब यात्रा खत्म होती है और जब दोनों भाई आपस में मिलते हैं तो जो भाई स्पेस में यात्रा करके लौटा उसकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद भाई की उम्र से कम थी। उसकी बायोलॉजिकल उम्र कम थी। अगर थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए तो पृथ्वी पर मौजूद भाई की उम्र होगी 70 साल और दूसरे भाई की उम्र होगी केवल 50 साल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है T=T0/√1 - v²/c²। आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक पैराडॉक्स भी है जिसमें कुछ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट होता है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे स्पेस में हमारी रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे वैसे समय की रफ्तार धीमी होती जाती है, मतलब चलती हुई घड़ियों के लिए समय धीमा हो जाता है। इनफैक्ट अगर टाइम डायलेशन के फॉर्मूले में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे में T0 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 0। मतलब एक तरीके से यहाँ पर समय रुक गया उस ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो मतलब फिजिकल प्रिंसिपल्स में ये पॉसिबल है कि हम एक टाइम मशीन बनाए जो कि हमको फ्यूचर में ट्रैवल करा सके। टेक्निकली ये भी पॉसिबल है कि आप स्पेस में केवल 10 सालों के लिए ट्रैवल करो, मतलब आपके लिए केवल 10 साल ही बीते होंगे, जबकि जब आप अर्थ पर वापस लौटोगे तो हो सकता है कि अर्थ के टाइम के हिसाब से 300 साल बीत गए हों। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज ट्रैवल किया, और जब ऐसा होता है तो आपकी घड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बारीकी से सोचोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि नेचर फ्यूचर में जाने के लिए अलाउ करता है। देखिए, यहाँ पर एक कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम होता है, और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम उस डायरेक्शन की तरफ रहता है जहाँ पर यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा हो। अब नेचर ने हमको ये फ्रीडम दी है कि आप स्पेस में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हाँ, ट्रैवल करने के लिए वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, और एक और कंडीशन की एरो ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पर यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा हो। और एरो ऑफ टाइम कहाँ पर है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की डायरेक्शन में। तो मान लीजिए आप पृथ्वी पर हो और आपका दोस्त स्पेसक्राफ्ट में है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो होगा। लेकिन पृथ्वी और स्पेसक्राफ्ट भले ही कैसे भी मूव कर रहे हों, लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान यूनिवर्स उतना ही एक्सपेंड होगा जितना कि उसको होना था।
मतलब हायर वेलोसिटी से चलने पर एरो ऑफ टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्लासिकली फ्यूचर में ट्रैवल करना अलाउड है, बट फ्यूचर केवल हमारी पृथ्वी का होगा, ना कि हमारे पूरे यूनिवर्स का। क्योंकि यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो, बस वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही फ्यूचर में ट्रैवल करने की दूसरी टाइम मशीन है हाई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ब्लैक होल्स। जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर समय की रफ्तार भी उतनी धीमी होती है। मतलब जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब ऐसे में टाइम मशीन बनाने के लिए जो फ्यूचर में ट्रैवल करे, हमको खाली हाई वेलोसिटी से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट को इन्वेंट करना होगा। हाई वेलोसिटी से मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड। हालांकि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इम्पल्स स्पीड को भी अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर ट्रैवलिंग टाइम मशीन बनाना हमारे लिए पॉसिबल है, जिससे हम केवल अर्थ की फ्यूचर को जान सकते हैं, ना कि हमारे पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर को। एक प्रॉब्लम ये भी है कि टाइम को हम समय मानते हैं। दरअसल टाइम की एक्चुअल मीनिंग ये होनी चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में कितना मूव कर रहा है, किस ड्यूरेशन तक मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा उसके लिए टाइम कम होगा उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो कि स्लो मूव कर रहा है। नाउ हम बात करेंगे कि क्या पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है। सुनिए, जब भी हम पास्ट टाइम ट्रैवलिंग मशीन की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारी लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज जन्म लेती हैं। वहाँ पर कई सारे पैराडॉक्सेस जन्म लेते हैं, जिसमें से सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सपोज आप टाइम में पीछे जाते हो और अपने ग्रैंडफादर को ही मार देते हो, तो अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को ही मार दिया तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ, यानी कि आपके खुद के वजूद पर सवाल उठता है। और ऐसे ही तमाम पैराडॉक्सेस हमारे सामने आते हैं जो कि हमको पास्ट में ट्रैवल करने से रोकते हैं। अब देखिए फिजिक्स हमको क्या कहना चाहती है कि जब भी आप पास्ट में ट्रैवल करते हो तो अगर स्पेशल रिलेटिविटी की बात करें तो समय धीमा होता जाता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज पहुंचती है, और टाइम बिल्कुल रुक जाता है जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। ये सब हमको कैसे पता चला? टाइम डायलेशन की फॉर्मूले की मदद से। अब जरा सोचिए, अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा बढ़ा दें तो इस केस में आपको टाइम डायलेशन के फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और जब भी अंडर रूट नेगेटिव होता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। मान लीजिए अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता तो ऐसे में मैथमेटिक्स हमको नेगेटिव टाइम के कंसेप्ट को खुद ही अलाउ करती, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 का होना ये इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है। हमको इमेजिनरी नंबर लाइन में इन सब चीज़ों को देखना होगा, और इसी कारण नेचर किसी भी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड अचीव कराने नहीं देता, इनफैक्ट खुद लाइट को भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा जो कि अलाउड नहीं है। इसके साथ ही साथ पास्ट में ट्रैवल करना थर्मोडायनेमिकली भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन होता है। क्योंकि अगर आप पास्ट में ट्रैवल करोगे तो एरो ऑफ टाइम की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉजैलिटी भी ब्रेक होगी। लाइक आप इस डायग्राम को देखिए, ये है मिन्कॉस्की स्पेस कर्व। ये डायग्राम स्पेस टाइम में हो रहे हर एक इवेंट को दिखाता है। तो आप प्रेजेंट वाले पॉइंट पर मौजूद हो। फ्यूचर लाइट कोन फ्यूचर की डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर लाइट कोन में एक ऐसा एरिया भी है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट उस एरिया में है तो वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो कि अलाउड नहीं है। वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। मतलब इस एरिया में ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। आई नो आपको इस ग्राफ को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस ग्राफ को अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी मिन्कॉस्की स्पेस कर्व वाली वीडियो जरूर देखिए। उसमें आपको कॉजैलिटी, फ्यूचर जोन, पास्ट जोन, ये पूरा ग्राफ, ये सभी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए, अगर आपको पास्ट में ट्रैवल करना है तो आपको इस पाथ से होकर जाना होगा, जिसको फिजिक्स कभी भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉजैलिटी के नियम ब्रेक होते हैं। कॉजैलिटी क्या होती है इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मली क्या होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं तो पहले तो उस इवेंट का कॉज होगा, बाद में हमको अफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपके सामने एक टारगेट है, आपको उस पर गन फायर करनी है, तो पहले आप गन को फायर करोगे तब जाकर टारगेट में गोली लगेगी, यानी कि पहले कॉज हुआ और फिर बाद में अफेक्ट हुआ। लेकिन स्पेस टाइम के इस रीजन में ये नियम ब्रेक होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि पहले अफेक्ट होगा, बाद में कॉज होगा। गोली पहले टारगेट में लग जाएगी और बाद में गन फायर होगी, जिसको आप समझ सकते हो कि ये क्लासिकली अलाउड नहीं है, इसलिए पास्ट में ट्रैवल करना भी अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर जनरल रिलेटिविटी कुछ हद तक हमारे सामने पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज़ को इवॉल्व करती है,
जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम ग्रेविटी के कारण कर्व हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब अगर इस कर्वेचर की बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में हम एक स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट से दूसरे स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट पर जंप कर सकते हैं। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं ब्लैक होल्स। साइंस फिक्शनल वर्ल्ड की कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटीज़ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो हमको स्पेस टाइम के दूसरे हिस्से पर भेज सकते हैं, बट वहाँ पर भी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं। पहली बात तो हमको नहीं पता कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, और एक पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में हमको दिखाया गया था कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर एक टेसरेक्ट होता है जो कि हमको हमारा पास्ट दिखाता है, लेकिन रियलिटी में अगर आप ब्लैक होल के नज़दीक भी जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्पेसक्राफ्ट, आपकी बॉडी कितने सब एटॉमिक पीसेस में ब्रेक हो चुकी है। पर चलिए, अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि आप टेसरेक्ट में चले भी गए तो बाहर आने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगी, जो कि यूनिवर्स कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो किसी तरह अगर आप ब्लैक होल के टेसरेक्ट में चले भी जाओ, आप अपने पास्ट के हर एक इवेंट को देख भी रहे हो, लेकिन आप कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे में ब्लैक होल हमारे लिए एक जेल की तरह है। खैर ये सब केवल थ्योरीज ही हैं, लेकिन अभी भी ये सब साइंस फिक्शनल मूवीज़ का एक फेवरेट टॉपिक है। अब इन सब चीज़ों से हमने ये जाना कि टाइम में ट्रैवल करने के लिए हमको स्पेस और टाइम दोनों में ट्रैवल करना होगा। तो टाइम मशीन बनाने के लिए हमको एक ऐसी डिवाइस बनानी होगी जो कि स्पेस और टाइम दोनों में ट्रैवल करे, और उस डिवाइस या फिर उस मशीन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, और इतनी एनर्जी शायद हमको हमारी पूरी गैलेक्सी भी ना दे पाए। तो अभी की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अभी हमारे लिए टाइम मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने वो सारी फिजिकल मीनिंग्स को जाना जो कि हमको टाइम ट्रैवल कराने और ना कराने में मदद करती हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमारी थ्योरीज में लिमिटेशंस हों जो कि हमको टाइम ट्रैवल करने से रोक रही हों। हो सकता है कि ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी बनने के बाद टाइम ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज भी जन्म ले जाएं। मे भी उसके लिए हमको भले ही एंटी मैटर, एक्सोटिक मैटर, वॉर्म होल्स, तमाम चीज़ों की ज़रूरत हो, लेकिन एक पल के लिए हम ये कल्पना कर सकते हैं कि फ्यूचर में ज़रूर टाइम मशीन पर वर्क किया जाएगा। तो फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।